जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम इंग्लिश का पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्ट्रेटेजी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया था। हमने जनवरी 2021 का जो पेपर था सीटेट का, उसका एक पैसेज उसमें एज ए एग्जाम्पल डिस्कस किया था। स्ट्रैटेजी पूरी उन्होंने डिस्कस कर ली थी। उसी स्ट्रैटेजी का मैं क्विक स्टेप्स यहाँ भी लेके आया हूँ, आप देख सकते हो। फिर ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट हमने वहाँ डिस्कस की थी, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इन्हीं स्टेप्स को, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अब हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन वाले और पोइट्री वाले। ठीक है, तो इसमें हम जो ले रहे हैं अब वो ले रहे हैं जनवरी 2021 का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो भी आपके पैसेज जो पोइट्री थी वो वाला पार्ट यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला पैसेज। ठीक है, अब पैसेज जो है आपने जो ट्रिक मैंने बताई थी, आपको ट्रिक बताई थी, स्टेप्स यही हैं जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। और आप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये सब जो है बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है आपको, है ना। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिक है हमारी, वो ट्रिक ये थी कि आप क्वेश्चंस को पहले स्किम थ्रू कर लो, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन टाइप्स भी बताए थे, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी स्ट्रेटेजी में, जो वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आप फटाफट से क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपका अगर देखोगे 129 क्वेश्चन, आप फटाफट से स्किम थ्रू कर लो क्वेश्चन में। और लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ठीक है, वो देख लेंगे। उसके बाद विजन वाला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विजन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, 130 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो नीड्स। सो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखना है, और एक सोसाइटी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका 131वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछा गया है। तो जहाँ भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड लाइन आएगी या कुछ आएगा, हम उसको हाईलाइट करते जाएंगे, तो हमारे क्वेश्चंस में वो काम आएगा। उसके बाद आपका ये जो नॉर्मल आपका पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, फिर भी हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को भी हाईलाइट कर देंगे जहाँ भी हमारे पैसेज में आने वाला है। वाइल इकोनॉमिक ट्रेंड डिटरमाइन द स्कोप, अबर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल, ये आपका फिर से पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको एक बार उसे हाईलाइट कर लेंगे। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स हियर। तो कॉन्सेप्ट का मीन आप देखेंगे सेंटेंस कैसे यूज हुआ है आप पैसेज में, और उसके बाद हम इसका डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंस के बारे में जो अचीव हमने किया था, वाज अचीव्ड इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस जो अचीव की थी वो किस फॉर्म में की हुई थी, ये चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से अब तो क्या आपको पैसेज को स्किम करना है। ठीक है, फटाफट से पैसेज को आप पढ़ लो, हम आपके साथ पढ़ते हैं पैसेज। आप या तो इसको पॉज कर दो या फॉरवर्ड कर दो, आप अपने हिसाब से पैसेज को पढ़ सकते हो। मैं पैसेज को फटाफट आपके लिए 40 से 50 सेकेंड में पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो पैसेज हमारा चलता है, द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू ए प्रोलॉन्ग स्ट्रगल during which the far sightedness of leader of the freedom movement resulted in giving a final shape to our social and economic goals to be achieved after freedom। तो एक तो आपका इंडिपेंडेंस कहीं पूछा हुआ था, तो इसमें वो हाईलाइट कर देता हूँ। आपको एक जो है इंडिपेंडेंस कहीं पे पूछा हुआ था, इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा चलते हैं द विजन की भी बात हुई थी कहीं ना कहीं, तो मैं विजन वाले पार्ट को भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, द विजन इमेजिन टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट नेशन, यहाँ पे कहीं पे बात हुई थी हमारी। थ्रू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन मैन एंड मटेरियल्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नोबल एंड लिबरल सोसाइटी, ये भी हमारी कहीं पे एस्टैब्लिश टाइप का ऑप्शन देखा था मैंने, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इट हैज़ बीन an आर्टिकल ऑफ फेथ अमंग द पॉलिसी प्लानर्स इन इंडिया दैट वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड, ये तो आपसे ऐसे कैसे पूछा गया था ये वाला लाइन। ठीक है, डिटरमाइन द स्कोप एंड क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल, ये हमारी काम आएगी, मैं इसको ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ। क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर मिलियंस, द क्वालिटी ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन इंक्रीज्ड वर्क एंड प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये ठीक है। इट लीड्स टू जस्ट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल सो दैट पुअर कैन ऑल्सो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम। दिस इज रिकॉग्नाइज पॉसिबल ओनली थ्रू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी की बात कहीं पे की गई थी, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा सोसाइटी से रिलेटेड। इनको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इनको रेफर कर सकता हूँ इसको, ये हमारी वन ऑफ द स्टेप्स थी। In human terms, democracy means availability of equal opportunities to all the people irrespective of caste, creed, sex and religion to develop their personalities. It means, अब ये यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये इन्होंने बता दिया कि इन ह्यूमन टर्म्स डेमोक्रेसी मीन्स ये होती है। फिर से दोबारा से इट मीन्स बता रहे हैं कि ये आपका जो काम का सेंटेंस नहीं है, ये पैराग्राफ आपके कोई काम का नहीं है। इस पैराग्राफ को आप डिलीट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना, इस पैराग्राफ को पूरा डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ, इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज द इंडियन पॉलिसी हैज़ बीन, ये भी आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है,
इसको छोड़ दो। वर्किंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी फिर से यूज़ हो रही है तो सोसाइटी को मैं छोड़ देता हूँ। वर्किंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये आपका जो है आप पूरा इसको स्किप कर सकते हो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है जिस टाइप का अगर सेंटेंस है तो। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट यस, यहाँ पे कहीं से मेरे कॉन्टेक्स्ट की बात हुई थी, इसको भी मैं एक इस कलर में ले लेता हूँ, इस वाली की मेरी बात हुई थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, इसको ले लेता हूँ मैं। In the Indian context, the concept of national development goes far beyond economic growth. It is concerned with the creation of nation united in one purpose for people speaking different languages, professing different religions and rooted in a variety of cultures. तो यहाँ पे आपका पैसेज स्किमिंग पार्ट खत्म हो जाता है। मैंने तो थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन आप इसको 40 से 50 सेकंड में, अंडरलाइन वाला पार्ट मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। तो मैं आपको करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 129, अवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट। तो विजन मैंने आप हाईलाइट किया हुआ था कहीं पे, ये लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिया का जो अपने हमारे लीडर्स का विजन था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का किस पे बेस्ड था, उसकी जो आधारशिला थी, किस कॉन्सेप्ट पे वो अपना इंडिपेंडेंस को बेस कर रहे थे। तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये तो हमारी कहीं बात ही नहीं हुई। एलिमिनेशन भी लगा सकते हो आप इसमें, पूरे पैसेज में बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई। डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन जनरल डेवलपमेंट की बात हुई, लेकिन डिफेंस फोर्सेस की डेवलपमेंट की कहीं बात नहीं हुई, तो आप इसको भी हटा सकते हो। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की इस बात हुई थी, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी बात हुई थी, ठीक है। तो थर्ड या फोर्थ में से इसका कुछ आंसर होगा। अब विजन हमने देखा था कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लियरली देखो, द विजन इमेजिन टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट नेशन, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिकली जब तक सेल्फ रिलायंस नहीं होगा नेशन, तो क्लियरली दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ आवर सोसाइटी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो नीड्स। तो सोसाइटी की बात एक तो यहाँ पे हुई है और एक आपकी सोसाइटी की बात यहाँ पे हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखो, अगर आप वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन द स्कोप एंड क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम्स, यहाँ पे क्लियरली ये बोलता है कि इट लीड्स टू जस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल सो दैट पुअर कैन ऑल्सो एंजॉय। तो यानी कि आपको जो करना क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लियरली बोल रहा है कि जस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। क्लियरली यहीं से उठाया मैंने, ऐसे कैसे ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसमें कर सकते हो, और ये तो एज इट इज मिल गया, तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आ जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 131 पे। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये आपके 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनको पढ़ना है आपको। पहला स्टेटमेंट कहता है आपका, अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ वी ऑल्सो वांट टू डेवलप ए यूनाइटेड नेशन विद वन एम। यस, ये बात तो हमारी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर ये बात तो हमने की थी कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन को डेवलप करें, ठीक है। तो ये हमारा ए तो करेक्ट हो गया, ठीक है। नोबल एंड लिबरल सोसाइटी डिपेंड्स इंटायरली ऑन इकोनॉमिक वेल्थ, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये तो क्लियरली हमें बोला हुआ था कि जो हमारी नोबल एंड लिबरल सोसाइटी, इसकी बात भी हुई थी एग्जैक्टली कहीं पे, ये रहा कि एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोबल एंड लिबरल सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमारी जो है यही एक रीज़न है इकोनॉमिक वेल्थ के लिए, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे को क्या है कि इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि हमको एक यूनाइटेड नेशन भी बनाना है जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, सब लोगों के बीच में, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा बी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि मेरा ए इज राइट बट बी इज रॉन्ग। 132 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप द वर्ड डिटरमाइन मीन्स। अब मैंने आपको बताया था डिटरमाइंड को मैंने यहाँ पे कहीं किया था हाईलाइट। तो डिटरमाइंड जो होता है आपका, इसमें आपको बताना है कि ये रहा, वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप, ये डिटरमाइंड वर्ड यहाँ पे था आपका। अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो डिटरमाइंड वर्ड था मेरा कहाँ पर, तो यहाँ पे था आपका वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन, ये था आपका डिटरमाइन द स्कोप। तो देखो डिटरमाइन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उसका एंटोनिम, उसका सिनोनिम उसका करेक्टली बैठता है। तो आप इसमें देखोगे तो डिटरमाइन द स्कोप का मतलब होता है कि आपकी जो जब तक आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो आपका स्कोप है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा उस क्वालिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ मिलियन, तो अगर वो इसका स्कोप उसका इस्टेब्लिश हो गया, स्कोप फिक्स हो गया कि ये आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का आपका मापदंड है, तो तब आप उसको बता सकते हो कि आप वो किस तरीके से आपकी जो है फ्रीडम के लिए, वो क्वालिटी ऑफ फ्रीडम के लिए उपयोग में लिया जा रहा है या उसके लिए कैसे सहायक है। तो आपका जो होगा उसका आपका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसकी इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम क्या है, एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद से पूछा है अवर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल, तो विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये तो आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा कि एंड
जो आपका वर्ड होता है ये कंजक्शन होता है आपका, जो दो चीज़ों को जोड़ता है, जैसे वाटर एंड एयर, सोशल एंड इकोनॉमिक, राम एंड श्याम। तो जो आप दो किसी डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को या डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है तो वो आपका कंजक्शन कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 133 में ऑप्शन नंबर 4। तो एंड क्या है यहाँ पे आपका कंजक्शन है। 134th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पे आपका जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट था यहाँ पे आपको पूछा था, ये था मेरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो आपका जो ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका आइडिया। जो आपका नेशनल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो प्योरली बेस्ड किसके है, इट इज़ फार बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ऊपर है। वो क्या करना है, इसको एक वन नेशन में कन्वर्ट करना है जहाँ पे सारे जो हैं पीपल। तो ये जो आइडिया है हमारे नेशनल डेवलपमेंट का, वो आइडिया केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो गया वो क्या हो गया, हमारा आइडिया को रेफर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 135th क्वेश्चन। द इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड इन इंडिया। तो ये तो पहले ही पैराग्राफ में हमारे आई थी। द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू ए प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। यहाँ दिया हुआ है कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको जो है इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रगल। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज हो गया। इजी पैसेज था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रैटेजी पार्ट वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, तभी आपको ये जो और इजी लगेगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी के हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक और पैसेज देख लेते हैं। ये आपका है लैंग्वेज 1 का पैसेज है। ठीक है, अब इस पैसेज को भी हम वही करेंगे, ट्रिक हमारी वही है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस पढ़ के स्किम कर लेंगे, कैरेक्टर्स डिफाइन कर लेंगे, पैसेज का मतलब समझ लेंगे, उसके बाद पैसेज को स्किम कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के तरीके वही हैं आपके, ऑप्शन एलिमिनेशन, या फिर आपको डायरेक्ट दिख जाता है तो डायरेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये वाला पैसेज क्या कहता है। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो नॉर्मल दिख रहा है, देखो, थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन आवर। तो थॉट्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि थॉट्स इसमें वन ऑफ द कैरेक्टर हो गया। आपके जो थिंकिंग है, थॉट है, वो आपका वन कैरेक्टर है। उसके बाद आपका यहाँ पे अवर रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन माइंड्स। माइंड्स जो है आपका, वो है आपका एक अनदर कैरेक्टर है, जो आपको ध्यान रखना है कि माइंड्स के बारे में इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 93rd क्वेश्चन है, जो आपका स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन है, जिसको आप ज़्यादा उसमें आपको आइडिया नहीं लगेगा। उसके बाद आपका ये तो पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो गया, ये आपका फिर से पार्ट ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन है। और सीजलेस एक्टिविटी, तो ये जो वर्ड है ये हमको उसमें ध्यान रखना है, कहीं भी ये वर्ड आता है तो हमको उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट्स ए टॉर्नेडो, फिर से अगर ये वर्ड कहीं आता है तो हमको हाईलाइट कर लेना है। थॉट्स आर कंपेयर्ड, फिर से थॉट्स, थिंकिंग, माइंड्स, ये सब जो भी वर्ड्स अगर यूज़ होते हैं हमारे कहीं भी कॉम्प्रिहेंशन में तो हमको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, तो थिंकिंग आती है तो अभी हमको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, कैरेक्टर्स जो हैं इस क्वेश्चंस के यही हैं, थॉट्स, माइंड्स, थिंकिंग। ठीक है, ये आपके इसके पूरे कैरेक्टर हैं। ठीक है, फटाफट से मैं आपको पैसेज पढ़ देता हूँ, आप पॉज करके या फिर वीडियो को फॉरवर्ड करके भी पैसेज पढ़ सकते हो। अगर पढ़ लिया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरा सजेशन यही होगा कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर उसके बाद आप अपने आंसर्स को मैच करवाना। ठीक है, तो फटाफट से पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज आपका कहता है, द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज रेस्टलेसनेस। ठीक है, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस और होल्ड वन थॉट फॉर ए लॉन्ग। तो देखिए, थॉट की हमारी बात हुई यहाँ पे, तो थॉट को मैं कर देता हूँ, और रेस्टलेसनेस की भी बात हुई है, तो और माइंड हमारा एक वन ऑफ द कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, उसके बाद बोला है, फॉर एवरी थॉट दैट अपीयर्स देयर आर कमेंट्स, जजमेंट एंड एसोसिएशन। थिंकिंग इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी। थिंकिंग इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी, ये एक फ्रेज भी हो गया, और थिंकिंग का कहीं ना कहीं मेरा यूज भी हुआ था क्वेश्चन में। विद द माइंड जंपिंग फ्रॉम वन थॉट अनदर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, लाइक क्लाउड्स इन ए स्काई और वेव्स इन द ओशियन। थॉट अपीयर्स एंड डिसअपीयर इफ इज अ सीजलेस एक्टिविटी। ये भी मेरा यूज हुआ था, सीजलेस एक्टिविटी, जो मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, हाउएवर ऑल थॉट्स दैट पास थ्रू आवर माइंड डू नॉट अफेक्ट अस, बट वी गेट अफेक्टेड व्हेन आवर ईगो इज हिट। मेरे से पहले ही क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ द थॉट्स आर गेटिंग अफेक्टेड, तो मुझे ये तो ध्यान रखना है। मेरा यहीं से डायरेक्ट आंसर बन सकता है इसी सेंटेंस से। देन द माइंड व्हील्स एंड क्रिएट ए टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस। फिर से टॉर्नेडो मेरे से पूछा गया था, तो मेरे को ये ध्यान रखना है, टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस। विद इन ए वेराइटी ऑफ प्रोबेबल सिनारियोज ग्रो अप, हाउ डेयर ही इंसल्ट मी, व्हाट डज ही थिंक हरसेल्फ, व्हेन आई एम नॉट रिस्पेक्टेड एंड ऑल। तो देखोगे ये आपका पूरा जो है
वर्बल है, इसका कोई यहाँ पे आपका मतलब नहीं है, क्योंकि ये बस क्या कर रहे हैं, ये उस टॉर्नेडो को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका डेफिनेटली इस पूरे पैसेज में इतना कोई खास नहीं। जब भी आपको एक सेंटेंस देके उसी का ही एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करें या उसी का ही करें, वो आपका जो ज़्यादातर क्या होता है, वो आपका वो वाला पार्ट होता है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका वी हैव ए इनबिल्ट फिल्टर इन अवर माइंड वी चूज अ टाइप ऑफ थॉट्स और सब्जेक्ट्स दैट वी लाइक ब्रूड अपॉन, वी आर नॉट बॉर्न विद दिस फिल्टर। कई सारे क्वेश्चंस में फिल्टर की बात हुई थी, तो हम यहाँ पे फिल्टर को एक थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। वी आर नॉट बॉर्न विद द फिल्टर विद द काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, द कंपनी वी कीप, द सब्जेक्ट्स वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, दैट्स इज वाई सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विद फुटबॉल, क्रिकेट और फैशन, व्हाइल अदर्स कुड नॉट केयर सच लेस फॉर थिंग्स। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। दिस फिल्टर इज बिल्ड डे बाई डे बाई अवर एक्शन, सजेशन, teachings and influence of others. We can ultimately choose our own filter, so let us learn to build our filter wisely and strengthen it daily. तो अगर पैसेज को मैं एक लाइन में कहूँ तो ये हमारे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के थॉट्स के बेसिस पे कैसे उसका माइंड रिएक्ट करता है, और आप अपना फिल्टर खुद बनाते हो। जितना आप फिल्टर को वाइजली चूज करोगे उतने आपके थॉट्स और माइंड प्रोसेस जो होगी वो एकाग्रत होगी। ठीक है, यही इस पैसेज का थीम है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 91st क्वेश्चन से। थॉट्स अफेक्टेड अस व्हेन आवर, ठीक है, ऑप्शन दिया आपको जॉब इज अफेक्टेड। जॉब की तो कहीं पे बात हुई नहीं थी इसमें, तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, स्लीप इज डिस्टर्ब, नो। लर्निंग इज अफेक्टेड, नो, लर्निंग की बात नहीं थी, तो यहीं से मेरा डायरेक्ट ऑप्शन 4 आ जाता है। पर आप देखो यहाँ पे तो हमने बात की थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमने बात की थी अवर प्राइड इज हर्ट। थॉट्स के लिए जो हमारी बात आई थी वो ये आई थी कि हमारी थॉट्स जो है, या ये देखो यहाँ पे हमारा जो अफेक्टेड था वो आई थी, बट वी अफेक्टेड व्हेन अवर ईगो इज हिट एंड अवर प्राइड इज हिट, प्राइड इज हर्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 92nd क्वेश्चन कहता है हमारा अवर रीडिंग डिसाइड्स अ फिल्टर इन अवर माइंड्स। अवर रीडिंग यानी कि बुक्स, तो कहीं पे बुक्स का एक जिक्र आया था जहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था कि आप जब जो पढ़ते हो, जिस चीज़ को आप बुक से, इनसे आपके जो होते हैं फिल्टर आपके डिसाइड होते हैं माइंड में। तो ये तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। अगर आप देखोगे इसमें तो आपका जो है, ये देखो यहाँ पे हमारी बात हुई थी कि विद काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, द कंपनी वी कीप, दो सब्जेक्ट, इनके बेसिस पे हमारे थॉट्स के हमारे दिमाग में फिल्टर डिसाइड होते हैं। तो ये जो हो गया मेरा ए तो करेक्ट हो गया। अवर फिल्टर इज अवर माइंड कंट्रोल्स अवर लाइक्स बट नॉट डिसलाइक्स, नो। बोथ लाइक्स भी कवर, हमारा फिल्टर कवर करता है, डिसलाइक्स भी कवर करता है। वो बात हमने यहाँ पे कही थी कि सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विद दैट, सम कुड नॉट केयर लेस और सच थिंग्स। तो कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, नॉट आ गया है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 93rd क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। और ईच वन ऑफ हैज इनबॉर्न फिल्टर इन अवर माइंड, यही गलत हो गया, क्योंकि ये तो मेरे से पैसेज में क्लियरली कहा गया था कि वी आर नॉट बॉर्न विद दिस फिल्टर। हम इस फिल्टर के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन ये फिल्टर हमारे साथ टाइम के साथ इवॉल्व होते हमारे दिमाग से ही ये फिल्टर्स काफ़ी सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यही गलत हो गया, तो मेरा आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा 94th क्वेश्चन। ये तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। बट वी गेट इफेक्टेड, इफेक्टेड आपसे पूछा है कि इसमें आपको बताएं कि अंडरलाइन एक्सप्रेशन क्या है। अफेक्ट और अफेक्टेड ये वर्ब होती है, अफेक्ट की सेकंड फॉर्म होती है अफेक्टेड। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो है आपका 1 यहाँ पे क्या बनाता है। तो 1 आपका जो इस टाइप का जो होता है, नाउन के पहले जो भी ऐड होता है, दिस, दैट, दिस प्लेस, दैट प्लेस, ईच वन, एनी ऑफ यू, ये क्या होता है आपका डिटर्मिनर होता है। ये आपको उस पर्टिकुलर नाउन के पहले लगता है और सबसे नाउन के बारे में डिटरमाइन करवाता है कि वो नाउन आपका किसका है। तो आप इसमें सम स्वीट्स, सम पीपल, तो वो पीपल क्या है नाउन हो गया, सम क्या हो गया यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया। ऐसे ही इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। थॉट्स के बारे में बात हो रही थी, और थॉट्स के बारे में बता देते कि जो आपके थॉट्स हैं वो एक जगह पे नहीं रुकते हैं। सॉरी, द नेचर ऑफ माइंड, यानी कि आपकी जो थॉट्स होते हैं वो रेस्टलेसनेस होते हैं। टॉर्नेडो की तरह स्टॉर्म आता है आपके, उसमें तूफान चलता रहता है दिमाग में, एक जगह पे नहीं रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। तो इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस एंड होल्ड वन थॉट फॉर ए लॉन्ग। एक थॉट हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तो रहता नहीं है, हमारे थॉट्स जो हैं चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ जो 1 है ये क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो गया।
ठीक है। तो ये डिटर्मिनर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि किसी भी नाउन के पहले ये लगता है और उस नाउन की क्या बताता है, उसके बारे में डिटरमाइन करवाता है कि ये आप कितनी नंबर्स या ईच एनी क्या उसमें आप डिटरमाइन बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनर। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। एज इफ इन सीजलेस एक्टिविटी, ये तो एग्जैक्टली वर्ड ही मैंने कहीं ना कहीं कैप्चर किया था, सीजलेस वाला। ये रहा आपका सीजलेस एक्टिविटी, यहाँ पे देखो आप, ये रहा सीजलेस एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप इसको पूरा पढ़ो यहाँ से, अगर आप यहीं से इसको पढ़ना शुरू करो तो आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। क्लियरली बोला है कि थिंकिंग इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी विद माइंड जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, like clouds in sky or waves in the ocean, thought appears and disappear as if in ceaseless activity। तो आपका क्या हो गया, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि पे क्लियरली दिया हुआ है कि आपका थिंकिंग जो है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी है, वो आपकी रुकती नहीं है। और अगर आप सीजलेस को देखो यहाँ पे, तो सीजलेस का अगर आपको मीनिंग भी पता है तो आपने सीज का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। सीज का मतलब होता है सीज फायर, या फिर किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, वो चीज़ रुक जाना, सीज कर देना, जो नॉर्मल आपने वर्ड सुना होगा। सीज फायर इज़ वन वेरी कॉमन वर्ड। तो आप कहीं ना कहीं और किसी चीज़ को रोक दें तो वो होता है सीज। क्योंकि इसमें सीज लेस लग रहा है इसलिए वो क्या हो गया, सीज का अपोजिट हो गया। तो किसी चीज़ को रोक देना तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली उस चीज़ का चलना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिएट्स ए टॉर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस, ये तो हमने टॉर्नेडो वाला भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि आपका जो है टॉर्नेडो क्या होता है, बवंडर हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। जो आपका वो चक्रवात टाइप का जो आता है उसको बोलते हैं टॉर्नेडो। चक्रवात नहीं एग्जैक्टली, जो बवंडर आता है नॉर्मली सी वगैरह में उसको बोलते हैं। तो मेनली टॉर्नेडो का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में भी क्या होता है, इस तरह का बवंडर आता है थॉट्स का। एक थॉट काफ़ी दिनों तक रहता नहीं है, थॉट्स काफ़ी चलते रहते हैं और दिमाग जो है हमारा रेस्टलेसनेस हो जाता है। तो वो यहाँ पे टॉर्नेडो क्या मतलब है, टॉर्नेडो को आप कह सकते हो, स्टॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, एक तरह का तूफान हमारे दिमाग में चल रहा है। अब देखो वाटरफॉल और मिक्सचर तो खैर यहाँ पे हो नहीं सकता, अगर मैं ऑप्शन को गलत भी करूँ। अगर आपको समझ में भी, अगर नहीं समझ में आ रहा है पैसेज में, तो भी अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी लगाओ तो वाटरफॉल और मिक्सचर तो इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के वर्ड कहीं भी हमारे यूज़ नहीं हुए हैं। अब कन्फ्यूजन आपका हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन इसका आंसर नहीं हो सकता है। कन्फ्यूजन आपको 2 थॉट्स में होता है। आपको ए थॉट है और बी थॉट है, तो आपको चूज़ करना है कि मैं ए पे जाऊँ कि बी पे जाऊँ, तो आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आपको बवंडर है, बवंडर मतलब आपके पास कम से कम ए पी बी सी डी ई बहुत सारे थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। थॉट्स का एक तरीके से बवंडर आ चुका है। तो उस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तूफान, स्टॉर्म, यानी कि थॉट्स का आपके दिमाग में तूफान सा चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थॉट्स आर कंपेयर टू, ये तो बहुत इजी आंसर क्वेश्चन हो गया। अगर मैं ऑप्शन से भी जाऊँ तो अगर डायरेक्ट अगर आप मैं देखूँ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि ये देखो यहाँ पे द थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स इन द स्काई और वेव्स इन द ओशियन। तो हमारे थॉट्स को जो कंपेयर किया गया है वो किससे किया गया है, क्लाउड से किया गया है। जैसे क्लाउड्स अपनी साइज बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं। ऐसे थॉट्स भी हमारे दिमाग में एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं समय के साथ। तो यहाँ पे जो थॉट्स को कंपेयर किया गया है इस पैसेज में, वो किससे किया गया है, क्लाउड से कंपेयर किया गया है और वेव्स इन द ओशियन से कंपेयर किया गया है कि हर वेव की हाइट डिफरेंट होती है, स्पीड डिफरेंट होती है, ऐसे हमारे थॉट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखते हैं हमारा है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूस। ये भी इसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि थिंकिंग इज ए कंटिन्यूस एक्टिविटी विच गोज मॉर्निंग टिल नाइट। तो एज पर दिस पैसेज जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है वो कब तक, मॉर्निंग से नाइट तक चलती रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पैसेज भी खत्म होता है। अब आप समझ गए होंगे पैसेज को सॉल्व करना काफ़ी इजी है, बस आपको करना कुछ नहीं है। आपको हमारी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है बस वो ध्यान रखनी है और स्टेप्स को फॉलो करना है। आप देखोगे कि पैसेज आपके लिए 100% स्कोरिंग बन जाएगा अगर अभी तक नहीं था तो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज 1 में जो आपका एक तो पैसेज आता है जो हमने सॉल्व कर लिया, और एक आपका जो पोइट्री टाइप की कुछ आती है। ठीक है, पोइट्री जो होती है थोड़ी सी जनरली थोड़ी सी टेढ़ी होती है, क्योंकि पैसेज में तो क्या होता है आपको स्टेटमेंट क्लियरली सीधा दिया होता है और आप उस स्टेटमेंट को समझ जाते हो। लेकिन पोइट्री में जो बात आपका पोएट या कवि जो आपका कहना चाहता है वो बात थोड़ी सी घुमा फिरा के कही जाती है, तो उस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली अगर ऐसी लैंग्वेज में हो जो लैंग्वेज हमारे कंफर्टेबल जोन में नहीं है, जैसे कि इंग्लिश। तो फिर वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उसकी वोकेबलरी या उसके जो भी वो भाव बताना चाहता है। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, हमारा पर्पस तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारे लिए तो हमको ट्रिक जो स्टेप्स है वही यूज़ करने हैं कि हमको पोइट्री को
पढ़ के जितना समझ में आता है ठीक है, बाकी हमको क्वेश्चंस को देखना है और हमको कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन से या कैसे भी करके आंसर्स निकालना है, ठीक है। तो पोइट्री देख लेते हैं। ये वाली जो पोइट्री आपकी जनवरी 2021 की पेपर में आई थी, स्पेशली जिन्होंने लैंग्वेज 1 एज ए इंग्लिश चूज़ किया था। तो पोइट्री में आपको वही आप पोइट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, पोइट्री को आप समझना, अगर आपके समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैंने पोइट्री पढ़ ली है, मैंने उसको कर लिया। अब आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार पोइट्री को पढ़ सकते हो और आप थोड़े से शब्दों को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करता हूँ। देखो आपका 100 क्वेश्चन कहता है द पोएट्स लाइफ टुडे इज लाइक। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पोइट्री का जो भाव है वो कहीं ना कहीं एक पोइट की लाइफ के बारे में बताया गया है, और पोइट बता रहा है कि उसकी लाइफ जो है किस तरीके से एक एंड की तरफ जाती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड की तरफ जाती है। तो इसमें एक सीजन से उसको कंपेयर किया गया है, और कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट फेज में फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसी में दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं इस लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, लाइन नंबर 3 को, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अपॉन दी दोज बो विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, यानी कि जो आपका ठिठुरते है सर्दी में, उस टाइप की वो कुछ बात कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा विंटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा कि वो जिस सीजन के बारे में बात कर रहा है इस पोइट्री में वो है आपका विंटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से शब्दों को पकड़ के भी आंसर लगा सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली मीनिंग भी अगर आपको पता नहीं है कि इस थर्ड लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या, उसमें आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि देखो वो थोड़ा से क्या होती है कि टफ इंग्लिश हो जाती है, लिटरेचर वगैरह टाइप की इंग्लिश हो जाती है। तो हमको उसमें रेफरेंस पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है। हमारा तो पर्पज़ है कि हमको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, बस बात खत्म, ठीक है। 101 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दिस सीजन द ब्रांचेस हैव डैश लीव्स, ठीक है। तो आपको इसमें भी क्लियरली बोला है, सेंटेंस नंबर 2 में अगर आप जाओगे तो क्लियरली आपको बोला हुआ है कि व्हेन येलो लीव्स और नन और फ्यू डू हैंग, यानी कि आपकी जो विंटर में क्या होता है, विंटर के बाद जो आपको सीजन आता है उसमें जो आपकी वो पत्ते जो होते हैं, पतझड़ जिसको बोलते हैं, वो पत्ते क्या है येलो हो जाते हैं सर्दी से, और या तो वो झड़ जाते हैं या फिर कुछ जो हैं 1-2 पत्ते आपके पेड़ पे बचे जाते हैं। तो इसी बारे में बात किया गया कि द सीजन दिस सीजन मतलब विंटर सीजन द ब्रांचेस हैव फ्यू और नो लीव्स। तो बात सही है, या तो उसमें थोड़ी बहुत पत्ते होते हैं या फिर बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते हैं। तो आपका जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आइदर 1 और 2, या तो आपकी थोड़े पत्ते होते हैं या बिल्कुल भी पत्ते नहीं होते हैं, यही आपका बोला हुआ है। और नन और फ्यू डू हैंग, इसमें भी क्लियरली बोला हुआ है पोइट ने भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। व्हाट डिड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इंजॉय अर्लियर, ये भी आपको इसमें क्लियरली दिखा हुआ है पहले ही पैराग्राफ में। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेयर रून क्वेर्स विद लेट द स्वीट बर्ड सेंग्स। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आपकी लास्ट लाइन में कि आपकी जो स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स हैं वो आपका जो है ब्रांचेस दो ट्रीज अर्लियर इंजॉय कर दिए। मतलब जब विंटर के पहले जब पूरी पत्तियाँ वगैरह रहती हैं तब जो चिड़ियाँ उसमें बैठती हैं और गाना वाना गाती हैं, या जो भी कोयल वगैरह रहती हैं वो आपकी उन सॉन्ग्स को वो इंजॉय करती हैं ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट डज डेथ सेकंड सेल्फ स्टैंड फॉर। तो सबसे बड़ी बात ये आपका कहीं ना कहीं एक तरह फ्रेज है, ठीक है। अगर आप इस फ्रेज को ढूंढोगे तो आपको फ्रेज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है अगर आपको ये सेंटेंस या ये वाला पैराग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा और एक चीज़ समझनी होगी कि इसमें आप देख सकते हो, अगर आप ढंग से कीवर्ड को पकड़ो तो इसमें देखो, या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो डाइंग फायर की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, और सेटिंग सन की भी कहीं बात नहीं हुई है इसमें, इस पूरे इसमें, क्योंकि इसमें क्या हुआ है सेटिंग सन की बात हुई है, सॉरी सेटिंग सन की बात हुई है, तो मैं सेटिंग सन को हटा देता हूँ यहाँ से। सेटिंग सन की बात हुई है इसमें आपकी कहीं भी इस वाले पैराग्राफ में जहाँ पे डेथ की बात हो रही है, एशेस ऑफ वन यूथ की बात नहीं हुई है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाके हुई है। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो या तो मेरा पहला ऑप्शन होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप इस ध्यान से पढ़ो इस 2 लाइन को, तो ये क्या बोलता है, विच बाई एंड बाई ब्लैक नाइट टूथ टेक अवे। तो आपकी जो इस पूरे में बोली ये रहा है कि आपने जो एक बार सनसेट हुआ, आपका जो सूरज ढला, उसके बाद जो नाइट जैसे जैसे रात काली होती गई, डेथ, तो आप रात को क्या करते हो, आप रात को सोते हो। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि डेथ सेकंड शेल्स द सील्स अप ऑल इन रेस्ट। तो यानी कि आपकी जो फाइनली आपकी जब पूरी रात काली होगी उसके बाद आपने क्या किया, आप नींद में चले गए, स्लीप विच इज़ गिव यू रेस्ट,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यही आपका तरीका होता है, यही बेस्ट तरीका है किसी भी पोइट्री या किसी भी टफ टाइप के पैसेज को जिसमें इंग्लिश बहुत टफ हो सॉल्व करने का, कि हिंटों के लिए आपको आंसर निकालना आना चाहिए। 104th क्वेश्चन देख लेते हैं कि दैट ऑन एशेस ऑफ हिज यूथ डूथ विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन अंडरलाइन फ्रेज। अब ये आपका टिपिकल क्वेश्चन होता है जो आपका आता है कहाँ पर, पोइट्री वाले क्वेश्चन में इस टाइप का आपके क्वेश्चन आता है। तो इसमें इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं कि ये स्माइल क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका स्माइल होता है, मेटाफोर होता है, पर्सोनिफिकेशन, ये होते क्या है। ठीक है, तो आप देखो इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जो आपका स्माइल होता है ये आपका क्या होता है, जब आप उस पर्टिकुलर किसी भी फ्रेज में, एक टाइप का फ्रेज का ही टाइप है ये, लेकिन ये किस टाइप का फ्रेज होता है, ये आपका फ्रेज होता है जब आप कंपेयर करते हो। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर आप जब भी आप कंपैरिजन करते हो किसी दो चीज़ों में, तो वो आपका उसमें जो यूज़ होता है फ्रेज वो होता है स्माइल टाइप का फ्रेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया द शर्ट यू आर वेयरिंग इज वाइट एज स्नो, यानी कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है वो सफ़ेद है बर्फ़ की तरह। तो ये जो वर्ड होते हैं एज, लाइक, अनलाइक, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं यूज़ होते हैं वो आपके होते हैं फ्रेज में यूज़ हो रहे हैं। तो ये ट्रिक है, आपको ध्यान रख सकते हो कि जब भी इस टाइप के वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोल दो कि वो जो है उसमें क्या है, स्माइल टाइप का फ्रेज यूज़ है। उसके बाद आता है आपका मेटाफोर। ठीक है, ठीक, मेटाफोर जो होता है वो आपका सिमिलैरिटी दर्शाने के होता है। ऐसा फ्रेज है एक चीज़ को बताने के लिए दूसरी किसी चीज़ को सजेस्ट करना है या उसको सिमिलर बताना। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, अब मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि योर हार्ट इज हार्ट ऑफ गोल्ड, अगर मैंने ये एक फ्रेज यूज़ किया है। ठीक है, हम बोलते हैं ना यार कोई इसका तो सोने का दिल है, तो लिटरली उसका सोने का दिल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम फेस यूज़ कर रहे हैं कि वो दिल अच्छा है, गुड हार्ट, मतलब ये दिल का ये बंदा जो है ये अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने फ्रेज यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, हार्ट ऑफ गोल्ड। ऐसे ही अगर मैं कर सकता हूँ, एक फ्रेज में यूज़ करता हूँ ड्रॉनिंग इन वर्क। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ड्रॉनिंग इन वर्क, तो ये जो फ्रेज है वो काम में डूब गया है, इतना ज़्यादा काम है वो काम में डूब गया। तो यहाँ पे लिटरली वो डूबा नहीं है, लेकिन उसको दर्शाने के लिए मैंने केवल ये यूज़ किया है कि जैसे कि वो किसी पानी में या किसी सागर में डूब गया हो। तो यही मेटाफोर यहाँ पे आपका यूज़ होता है कि मेटाफोर जो आपका फ्रेज यूज़ होता है जहाँ पे आप एक फ्रेज, इस तरह का फ्रेज कि आप एक चीज़ को बताने के लिए आप किसी दूसरी सिमिलर टाइप की चीज़ का यूज़ करते हो। ठीक है, जो लिटरली इसका मीनिंग नहीं है लेकिन वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, उसके रेफरेंस को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ये आप इसमें इस तरीके से कह सकते हो। उसके बाद आपका एक पर्सोनिफिकेशन जो आपका ऑप्शन है, पर्सोनिफिकेशन आपका होता है नॉर्मली कि आप जो नॉन ह्यूमन जो चीज़ें होती हैं उसको जब आप फ्रेज में यूज़ करते हो या सेंटेंस में यूज़ करते हो इन सच ए वे कि उसका ह्यूमन टच उसमें निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि यार अगर बाइक पे बहुत ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, 4-5 लोग बैठ गए तो बाइक की पूरी जान निकल जाती है। तो मैं कहता हूँ यार बाइक की तो जान निकल गई। तो वहाँ पे जो है बाइक इज़ नॉट अ ह्यूमन राइट, बट हम उसको एज ए उस सेंटेंस में इसलिए यूज़ कर रहे हैं द बाइक इज़ क्राइंग। अगर मैं कहूँ द बाइक इज़ क्राइंग, ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरा जो हो जाएगा, बाइक को मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमन टच दे रहा हूँ। बाइक लिटरली रोती तो नहीं है लेकिन बाइक को मैं ह्यूमन टच दे रहा हूँ। तो इस तरह का आपका अगर का सेंटेंस यूज़ होता है और आपसे पूछा है तो इसमें जो है आपका ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। लाइक दिस हमारा एक होता है कि कार इज़ कंप्लेनिंग दैट द सर्विस इज़ नॉट डन कम्प्लीटली। तो इसका मतलब सर्विस इज़ नॉट डन रेगुलरली। तो कार इज़ कंप्लेनिंग राइट, तो कार कैन नॉट कंप्लेन, बट हम यहाँ पे कार को ऐसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं कि कार कंप्लेन कर रही है बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग फाइन राइट, सो कार इज़ कंप्लेनिंग द सर्विस इज़ नॉट डन प्रॉपरली। तो ये जो चीज़ है ये आपकी होती है। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है स्पेशली पोइट्री टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें। बाकी तो आप नॉर्मली हमारे जो अपने पैसेज वाले हैं उससे आप कर सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे, आप अगर एशेस ऑफ हिज यूथ, तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, मेटाफोर फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज़ को दर्शाने के लिए, यानी कि आपकी जो उसकी किसी की जवानी को दर्शाने के लिए, उसको करने के लिए हम बोल रहे हैं कि उसको इंटायर जर्नी को दर्शाने के लिए हम बोल रहे हैं कि एशेस ऑफ इज यूथ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेटाफोर फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये एक और क्वेश्चन बनता है जो आपका नॉर्मली पैसेज में नहीं बनता है, बन भी सकता है बट एटलीस्ट यहाँ पे अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ये थीम ऑफ द पोएम इज, तो आपको ये थीम ऑफ द पोएम, इसका आंसर आपको करने के लिए थोड़ी सी पोएम को समझना बहुत ज़रूरी है, उस पोइट्री को समझना बहुत ज़रूरी है कि उस पोइट्री में वो कह किस बात को रहा है। इसको आप फिर से चाहो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से तो हमेशा कर ही सकते हो। देखो चेंज ऑफ सीज़न, इसमें चेंज ऑफ सीज़न हुआ है पर ये इसकी ओवरऑल थीम नहीं है। बात जरूर की है इन्होंने कि जो विंटर से, लेकिन उस वो थीम नहीं है क्योंकि उसकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, तो ये तो मेरा ऑप्शन इसका गलत हो गया। सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स एक ही जगह पे डिस्कस हुआ है, ये भी इसकी थीम नहीं हो सकती, तो या कि जो आपका ऑप्शन होगा वो या तो ऑप्शन नंबर 3 है या ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, लव की भी यहाँ पे बात हुई है, लास्ट वाले पैराग्राफ में लव प्यार मोहब्बत की बात हुई है, और डेथ की बात तो इसमें हो ही रही है। तो अगर आप इसमें आइडिया भी लगाना चाहो तो देखोगे कि डेथ की बात इसमें ज़्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी डेथ की ये बात हुई, उसके बाद एशेस वाले में भी आपकी डेथ की बात हुई। ठीक है, तो यानी कि जो आपका जो आइडिया ऑफ डेथ है वो इसकी थीम हो जाएगी। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ के तो लगा ही सकते हो, वरना आप एलिमिनेशन से भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो सीजेट में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको अटेम्प्ट तो करके आना ही है, तो बेस्ट अटेम्प्ट आपका जो हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर हम पोइट्री की बात करें तो आप देखोगे पूरी पोइट्री में जो है कवि जो भी है वो एक आइडिया ही बताना चाह रहा है डेथ का क्या आइडिया होता है। उसमें जो एग्जाम्पल ले रहा है, एक बार उसने पेड़ का एग्जाम्पल लिया, कि एक बार उसने सूरज का एग्जाम्पल लिया कि सूरज कैसे उसकी ज़िंदगी, तो एंड ऑफ द डे उसने जो लाइफ को स्टार्टिंग से कैसे ख़त्म होती है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो थीम है वो क्या है, उसकी जो डेथ का जो आइडिया है उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से डिफरेंट थीम से वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट ठीक है, वो अगर हमको नहीं समझ में आती है बात इंग्लिश में, अगर हमको प्रॉब्लम है, फिर भी हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो चीज़ थी ख़त्म होती है। हमने जनवरी 2021 अब पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे पैसेजेस पोइट्री कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेंगे 2019 वाला पेपर। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। यहाँ तो हमने केवल उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई हो, चीज़ अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर मेरे लिए करके जाना, क्योंकि काफ़ी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं सारी रिसर्च करके सब करके आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक मेरे जरूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जो हमारी सीटेट की जो स्ट्रेटेजी दिसंबर 2021 के लिए हमने बनाई है उसमें हम अब जो बैक टू बैक वीडियोस डालेंगे, जो भी हमारे पास मैटर अवेलेबल है, और जो मैंने आपको बताया था इसी स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में कि हम कम से कम मैथ्स और पेडागोजी सीडीपी वाला आपका और इंग्लिश, ये तीनों तो आपके हमारे इस सेशन के लिए कवर करा ही देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका जनवरी 2019 या फिर 2019 के जो भी पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी पेपर 2 करेंगे, उसके बाद फिर हम पेपर 1 करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।